तो हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गणेशा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की जो हमारी वीडियो है, आज की वीडियो में हम पता क्या पढ़ रहे हैं। आज की वीडियो में हम कार चला रहे हैं दोस्तों, कार चला रहे हैं, है ना। और कार को मोड़ पर कैसे चलाना चाहिए ये हम सीखेंगे दोस्तों। कार को मोड़ पर कैसे चलाना चाहिए ये हम सीखेंगे। अगर खुरदरी ज़्यादा गड्ढों वाली जगह है तो कार को कैसे चलाना चाहिए ये आज हम दोस्तों सीखेंगे। मतलब दोस्तों आज का हमारा क्वेश्चन है समतल वृत्तीय मार्ग पर कार की गति का व्यंजक। जी हाँ दोस्तों, हमें समतल वृत्तीय मार्ग पर, एक वृत्ताकार मार्ग होगा वृत्त के जैसा, उस मार्ग पर हमें कार को चलाना है और उस कार की गति का जो है ना हमें व्यंजक निर्मित करना है। तो दोस्तों आइए बहुत आसानी से, बहुत मस्त तरीके से, है ना, इसको कंप्लीट करते हैं दोस्तों, कंप्लीट करते हैं, जानते हैं, इस चीज़ को समझते हैं। तो आइए दोस्तों इसको स्थापित कर लेते हैं जल्दी से। दोस्तों देखो, अब हम कार को चलाते हैं। किसको चलाते हैं? कार को। तो यहाँ पर समझ लो पहले दोस्तों, ये आपको दिख रहा है, ये वृत्ताकार मार्ग है। ये कौन सा मार्ग है मेरे भाई? ये दिख रहा है ना आपको, ये वृत्ताकार मार्ग है। और इस वृत्ताकार मार्ग पे ये जो आपको कार दिख रही है, इस कार को हम चला रहा है, इस कार को हम चला रहा है। तो दोस्तों एक बात तो जानते हो, जब वृत्तीय गति होती है तो वृत्तीय गति में अगर कोई वस्तु गति करती है तो कोई वस्तु गति करती है तो उसके लिए आवश्यक है कि उस पर क्या लगता है? अभिकेंद्रीय बल। बिना अभिकेंद्रीय बल के दोस्तों वृत्तीय मार्ग में गति नहीं कर सकते। कोई भी पिंड हो, कोई भी वस्तु हो, कुछ भी हो, बिना अभिकेंद्रीय बल के वृत्तीय मार्ग में गति नहीं कर सकते। तो अभिकेंद्रीय जो बल है वो इस कार पर लगेगा, जो आपका क्या होता है? mv²/r। mv²/r। आगे समझेंगे, टेंशन मत लेना एक एक चीज़ की, ठीक है दोस्तों। जब ये कार है, जब कार ये वृत्तीय मार्ग में गति करेगी, किस में गति करेगी? वृत्तीय मार्ग में गति करेगी। तो इस कार पे दोस्तों कुछ बल लगेंगे, इस कार पे क्या लगेंगे? कुछ बल लगेंगे, ठीक है। अब वो बल क्या होंगे? तो देखो, पहला तो दोस्तों ये जो कार है, इस कार पर कार का भार ही लगेगा, कार का भार ही लगेगा, है ना। तो जो कार का जो भार होगा, जो आपका mg होगा, क्या होगा? mg होगा। वो कहाँ की ओर लगेगा? नीचे की ओर, क्योंकि भार तो हमेशा नीचे की ओर लगता है ना। तो इस कार का भार कहाँ की ओर लगेगा? नीचे की ओर लगेगा, ठीक है। अभी मैं थ्योरी वगैरह कुछ नहीं बता रहा हूँ, अभी तो मैं कार को चला रहा हूँ और कार पे बल बता रहा हूँ, ठीक है। लग गया, ठीक है। अब दूसरा, भार जो है mg नीचे की ओर लग रहा है, तो इसके अपोजिट मतलब ऊपर की ओर, इसके अपोजिट मतलब ऊपर की ओर एक बल लगता है जिसे हम बोलते हैं अभिलंब प्रतिक्रिया बल। तो यहाँ पर ये दो बल तो हमें प्राप्त हो गए कि कार पे दो बल लग रहे हैं, एक आपका mg और एक आपका r। mg भार और r अभिलंब प्रतिक्रिया बल ऊपर की ओर, mg नीचे की ओर। क्लियर हो गया? ये तो कोई दिक्कत ही नहीं, ये तो लगने ही वाले हैं, हमेशा लगते हैं, ठीक है। लेकिन दोस्तों एक बात और है, यहाँ पर देखो, कार तो रोड पर चल रही है। कार किस पर चल रही है? रोड पर। कार हवा में नहीं चल रही है, कार किस पे चल रही है? रोड पे। जब कार रोड पे चलेगी मेरे भाई, तो जो कार का जो टायर है, क्या है? कार का टायर, ये कार का टायर है और यहाँ पर ये कार का टायर है। तो कार के टायर और जो रोड होगा, रोड की सतह और जो कार का टायर है, उसके मध्य एक बल लगेगा जिसे हम बोलते हैं घर्षण बल। किसे बोलते हैं हम? घर्षण बल, जिसे हम क्या बोलते हैं? घर्षण बल। और ये जो घर्षण बल होगा, F होगा, जो कहाँ की ओर लगेगा? केंद्र की ओर लगेगा। इस टायर पे भी लगेगा और इस टायर पे भी लगेगा। मतलब कार में 4 टायर होते हैं, तो चारों टायरों पे ये जो घर्षण बल लगेगा, और ये घर्षण बल होगा कहाँ की ओर? केंद्र की ओर लगेगा। समझ पा रहे हो कि नहीं? ठीक है। तो ध्यान रखना, यहाँ पर कितने बल कार्य कर रहे हैं? 3 बल। एक तो भार mg, इसके अपोजिट अभिलंब प्रतिक्रिया बल r ऊपर की ओर, और टायर और रोड की सतह के मध्य एक लगेगा घर्षण बल, जो आपका F होगा। क्या होगा? F होगा, जो कहाँ की ओर होगा? केंद्र की ओर होगा। कहाँ की ओर होगा? केंद्र की ओर होगा, ठीक है। ठीक है, समझ पा रहे हो? तो ये भी आपका घर्षण बल है, इस टायर पे भी, इस टायर पे। 2 टायर दिखाए हैं इसलिए हमने 2 बल बता दिए, ठीक है। बाकी ये चारों टायरों पर लगेगा। क्लियर हो गया? ये जो घर्षण बल होगा दोस्तों, केंद्र की ओर लगेगा। ये जो घर्षण बल है, आपको दिख रहा है ना घर्षण बल, ये घर्षण बल ही जो है वो आपका अभिकेंद्रीय बल प्रदान करेगा कार की गति के लिए। देखो, कार रोड पर गति करेगी और रोड की सतह और टायर के मध्य लगेगा घर्षण बल, और यही जो घर्षण बल है मेरे भाई, यही घर्षण बल कार की गति को बनाए रखने के लिए अभिकेंद्रीय बल प्रदान करेगा, जो mv²/r होता है।
mv² अपॉन r होता है। इतना समझ गए, इतना क्लियर हो गई चीज़ें। अब देखो हम आगे बढ़ाते हैं इन स्टेप्स को। देखो इधर समझना, जब कार समतल मार्ग पर किसी वृत्तीय मोड़ पर मुड़ती है, देखो समतल मार्ग पर चल रही है कार और उसमें एक वृत्ताकार मोड़ आ गया, तो वृत्तीय मोड़ पर कार जो है ना मुड़ती है। क्लियर है, मुड़ती है। तो वृत्तीय मार्ग में गति के लिए देखो आपको पता है कोई भी वस्तु बिना अभिकेंद्रीय बल के गति नहीं कर सकती वृत्तीय मार्ग में। अगर कोई पिंड है, कोई वस्तु है, अगर वृत्तीय मार्ग में गति कर रही है तो निश्चित है कि उस पर अभिकेंद्रीय बल लगेगा एंड लगेगा। क्लियर है, ठीक है ना। तो वृत्तीय मार्ग में गति के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल लगेगा और ये आवश्यक अभिकेंद्रीय बल अब भी मैंने बता दिया कौन देगा, टायर और रोड की सतह के मध्य लगने वाला घर्षण बल। ठीक है, अभिकेंद्रीय बल उसके टायरों तथा सड़क के बीच लगने वाले घर्षण बल से प्राप्त हो। तो बिल्कुल मेरे भाई बहुत बढ़िया, घर्षण बल से प्राप्त होता है। तथा कार का जो भार है, ठीक है, कार का भार है अभिलंब प्रतिक्रिया बल द्वारा संतुलित होता है। किसके द्वारा संतुलित होता है? अभिलंब प्रतिक्रिया बल द्वारा संतुलित होता है। जो आर है वो किसके बराबर होगा? mg के बराबर होगा। एनी प्रॉब्लम दोस्तों? एनी प्रॉब्लम? नो ना, बिल्कुल नहीं ना प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है ना, बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ो, एक चीज़ और आपको स्पेशली बता दे रहा हूँ। देखो mg नीचे की ओर लग रहा है, आर ऊपर की ओर लग रहा है, इसलिए जो भार है वो mg द्वारा अभिलंब प्रतिक्रिया बल द्वारा संतुलित होगा। ठीक है, इतना समझ गए। एक बात और बता दे रहा हूँ, यदि दोस्तों सड़क पर ध्यान रखना, यदि सड़क खुरदरी है, जो आपकी जो सड़क दिख रही है ना, ये सड़क कैसी है? खुरदरी है। क्या है? खुरदरी है। तो घर्षण बल क्या हो जाएगा? अधिक, क्योंकि आपको पता है खुरदरी चीज़ों पर जो घर्षण होता है वो ज़्यादा होता है, चिकनी चीज़ों पर घर्षण कम होता है। तो यदि सड़क खुरदरी है तो घर्षण बल क्या होगा? अधिक लगता है। फलतः कार अधिक चाल से मोड़ पर मुड़ सकती है। अगर ये सड़क खुरदरी है तो खुरदरी अगर सड़क है, मोड़ की सड़क खुरदरी है, तो कार का जो वेग है वो अधिक हो सकता है और अधिक वेग से कार मुड़ सकती है। कोई दिक्कत है मेरे भाई? कोई दिक्कत है ना मेरे भाई? नो ना, बिल्कुल नहीं ना, ठीक है, इतना समझ गए ना। चलो आगे बढ़ो। अब दोस्तों आपको एक चीज़ रखना है याद, हम ये मान लेते हैं, हम क्या मान लेते हैं? मान लेते हैं माना m द्रव्यमान की एक कार r त्रिज्या, ये जो है r त्रिज्या मान लेते हैं, यहाँ कहीं केंद्र होगा, r त्रिज्या के समतल सड़क पर नियत वेग v से चल रही है। नियत वेग कौन से वेग से, किससे चल रही है? v से चल रही है, क्योंकि कार चल रही है तो कुछ ना कुछ वेग होगा ही। ठीक है, यहाँ पर हम लगा देंगे तब, क्या लगा देंगे दोस्तों? तब। अब यहाँ समझना, यहाँ से समझना, ठीक है। अब इसने यहाँ पर देखो एक लाइन लिखी है कि जो वृत्तीय मार्ग में गति के लिए जो आवश्यक अभिकेंद्रीय बल है वो क्या लगता है? उसके टायरों तथा सड़क के बीच लगने वाले घर्षण बल से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? घर्षण बल से प्राप्त होता है। कौन? अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल किससे प्राप्त होता है? घर्षण बल से प्राप्त होता है। समझ पा रहे हो ना? और घर्षण बल क्या है? F। क्या है? F। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? तब F बराबर क्या हो जाएगा? mb। देखो F घर्षण बल किससे, जो घर्षण बल से क्या प्राप्त हो रहा है? अभिकेंद्रीय बल प्राप्त हो रहा है, मतलब जो F है वो किसके बराबर होगा? अभिकेंद्रीय बल के बराबर होगा। समझ पा रहे हो ना? तो F बराबर क्या हो जाएगा? mv² अपॉन r। बहुत इजी वे में आपको कंप्लीट करा रहा हूँ। इसको दे देना समीकरण नंबर 1, या फिर मत दो समीकरण नंबर 1, इसको समीकरण नंबर 1 मत दो। देखो ये आपका क्या है? घर्षण बल। क्या है? घर्षण बल। ठीक है, यहाँ लगा देना किंतु। क्या लगा देना दोस्तों? किंतु। किंतु लगा के आप क्या कर दोगे? देखो यहाँ पर समझ जाओगे, टेंशन मत लेना। किंतु लगाना है और किंतु लगा के आपको क्या करना है? देखो इधर, किंतु जो आपका घर्षण बल होता है F, जो आपका घर्षण बल होता है F, वो घर्षण गुणांक और अभिलंब प्रतिक्रिया बल का गुणनफल होता है। ये हम घर्षण पढ़ रहे थे तो उसमें सीख चुके हैं दोस्तों। जो आपका F होता है, घर्षण बल होता है, वो घर्षण गुणांक और अभिलंब प्रतिक्रिया बल का क्या होता है? गुणनफल होता है ना। ठीक है, तो F की जगह आप क्या रख दो? UR रख दो। क्या रख दो? UR। तो ये म्यू आर है, म्यू आर। तो ये म्यू और ये R, म्यू और ये R रख दिया, F की जगह म्यू और R रख दिया। ठीक है, बराबर हमारा क्या चला?
बराबर हमारा चला mv² mv²/r। कोई दिक्कत है ना मेरे भाई? नहीं ना। अब आगे बढ़ा रहा हूँ चीज़ों को, आप चीज़ों को समझते जाओ, एक एक बहुत अच्छे समझ में जाएगा। आगे इसने देखो क्या बोला, ये तो हो गया। आगे बोला है तथा कार का जो भार है अभिलंब प्रतिक्रिया बल द्वारा संतुलित होता है। जो भार है mg वो r के द्वारा संतुलित होता है, यही बताया ना, ठीक है। तथा करके लिख लेना दोस्तों। देखो ये आप समझ गए हो ना, ठीक है। तथा जो r है वो किसके बराबर हो जाएगा? mg के बराबर। इसको आप दे देना समीकरण नंबर 1 और इसको दे देना आप समीकरण नंबर 2, ठीक है। इसने खुद बोला है भार अभिलंब प्रतिक्रिया बल द्वारा संतुलित होता है, ठीक है ना, हो गया। अब दोस्तों r का मान समीकरण 1 में रखने पर तो यहाँ लिख दो, यहाँ लिख देंगे r का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। रख दो मेरे भाई, रख दो मेरे भाई, रख देंगे तो ये आपका म्यू और r की जगह हम क्या रख देंगे? mg। तो ये रहा mg बराबर हमारा होगा mv²/r। m से m कैंसिल कर दो, r को इधर भेज दो, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? म्यू है और r को बीच में कर देना और ये g, ठीक है। तो ये आपका म्यू r और ये आपका हो गया g, जो आपके किसके बराबर होगा मेरे भाई? v² के बराबर होगा। इतना आप समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब हम चीज़ों को दोस्तों आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ से दोस्तों अगर मैं v की वैल्यू निकालूं तो ये हो जाएगा √, एक सेकंड दोस्तों, v की वैल्यू अगर निकालूं, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? √μrg। दोस्तों यहाँ से आपको एक चीज़ याद रखनी है कि ये जो आपका v बराबर √μrg आया है, ये जो है ना मोड़ पर कार की अधिकतम सुरक्षित चाल है। मतलब इस चाल से यदि आप ज़्यादा चलोगे तो आपकी जो गाड़ी है वो खतरे में आ सकती है। इस वेग से आपको ज़्यादा नहीं चलना है, इस वेग से आपको कम चलना है, कम चल सकते हो। और आपका जो मैक्सिमम या अधिकतम सुरक्षित चाल है वो आपकी घर्षण गुणांक पर डिपेंड करती है, त्रिज्या के ऊपर डिपेंड करती है और गुरुत्वीय त्वरण के ऊपर डिपेंड करती है। तीनों चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। कौन? जो अधिकतम जो चाल है किसी भी कार की, जो मोड़ पर चाल है, वो 3 चीज़ों पर निर्भर करती है, एक घर्षण गुणांक, एक त्रिज्या और एक गुरुत्वीय त्वरण। तो अतः मोड़ पर कार की अधिकतम जो सुरक्षित चाल है दोस्तों वो आपकी यही है v मैक्सिमम। v मैक्सिमम क्या है मेरे भाई? √μrg। इससे ज़्यादा आपको वेग से कार को नहीं चलाना। अगर चलाओगे तो उससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है दोस्तों, उस प्रॉब्लम को भी मैं यहाँ पर समझा दे रहा हूँ दोस्तों। समझो इधर, पहले तो आप ये समझ लो है ना, अलग अलग वाहनों के टायर व सड़कों के मध्य घर्षण गुणांक जो है ना का मान अलग अलग होगा। बिल्कुल भाई, अलग अलग टायर होंगे, कोई ज़्यादा खुरदरे होंगे, कोई ज़्यादा चिकने होंगे, तो घर्षण गुणांक का जो मान है अलग अलग टायरों और सड़क के मध्य अलग अलग होगा। अतः अलग अलग वाहनों के लिए जो आपका अधिकतम वेग है, मतलब v मैक्सिमम है, सुरक्षित चाल है, वो अलग अलग होगी। अलग अलग वाहनों के लिए पहले तो ये सुन लो, ये इसका मान जो है ना अलग अलग होगा, अलग अलग वाहनों के लिए, ठीक है। दूसरा ये है कि जो अधिकतम जो सुरक्षित चाल है, जो मतलब v मैक्सिमम है, वो वाहन के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं कर रही, अगली बात दोस्तों यहाँ पर ये भी है, यदि कार को मोड़ पर इस वेग से, जो आपका v मैक्सिमम √μrg है, इस वेग से अधिक चाल से मोड़ा जाता है तो कार फिसल सकती है और कार फिसल क्या सकती है, अगर सुरक्षा से नहीं चलाओगे तो कार फिसल ही जाएगी। क्लियर है दोस्तों? एक बात और यहाँ पर सुरक्षा की याद रखना है, बरसात के जो दिन होते हैं, बरसात के दिनों में सड़क गीली हो जाती है ना, और गीली होने पर जो आपका घर्षण होता है वो घर्षण कम हो जाता है, क्योंकि गीली हो जाएगी तो चिकनाहट आ जाएगी, तो घर्षण क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। घर्षण गुणांक क्या हो जाएगा? वो कम हो जाएगा। इसलिए जो अधिकतम सुरक्षित चाल है इसका मान भी क्या हो जाएगा? घट जाएगा। मतलब बरसात के दिनों में आपको मोड़ पर जो है ना स्लोली गाड़ी को मोड़ना चाहिए, क्योंकि घर्षण गुणांक कम हो जाता। तो यहाँ से आपको सुरक्षा रखनी है मेरे भाई, सुरक्षा रखनी है। अगर मोड़ पर चला रहे हो कार तो
अच्छा से चलाना है, ठीक है। तो इतना सब याद रखोगे, इन चीज़ों को याद रखोगे तो कभी दुर्घटना में नहीं पड़ोगे। तो दोस्तों आई होप आप समझ गए होगे ये व्यंजक पूरा बहुत अच्छे से, ठीक है। तो एक बार जल्दी से ना वीडियो को लाइक कर दो यार, वीडियो को लाइक कर दो, अपने सभी फ्रेंड सर्कल में वीडियो शेयर कर दो, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टाटा बाय बाय, जय हिंद।